आज हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का लास्ट पार्ट, जो कि हमारी डेडिकेटेड 5 सीरीज़ जो थी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे 5 वीडियोस मैंने बनाई थी। तो ये 5th पार्ट है उसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 5। बेसिकली ये लास्ट पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवांस्ड लेवल पे भी हम डिस्कस करते हैं, मगर वो मास्टर डिग्री लेवल पे आ जाता है। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो जिसको मास्टर डिग्री की चाहिए और उसकी डिफरेंट थ्योरीज चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। नंबर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता ही किस वजह से है। मैं आपको फिर से बता दूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम का मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स का बराबर ना होना। तो इसके कई वजह हो सकती हैं। तो जो भी वजह है वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो लिख लेता हूँ मैनी कॉजेज़, सम ऑफ विच आर एज अंडर। तो कई कॉजेज़ हो सकते हैं, उसमें से कुछ कॉज नीचे दे रहा हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उनको। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं वो है नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ में हम ये चीज़ लिख लेंगे कि देखो, नेचर ने कई चीज़ें हमें दी हैं, कई चीज़ें हमें नहीं दी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूड ऑयल, जिन कंट्रीज़ को नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया उसको बाहर से लेना पड़ता है। पेट्रोल की जगह क्रूड ऑयल लिख लेता हूँ। तो उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है क्रूड ऑयल। तो जब बाहर से मंगवाना पड़ता है तो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी तो इम्बैलेंस हो रहा है ना। इंडिया में क्रूड ऑयल होता है मगर इतना ज़्यादा नहीं होता, कई कंट्रीज़ में होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना चाहिए। तो बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है क्रूड ऑयल, इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाता है। तो पहला पॉइंट था नेचुरल कॉजेज़। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़। जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ प्लान बनाती हैं कि हम अपने देश को डेवलप करेंगे, हम अपने मुल्क को डेवलप करेंगे, तो वो करती क्या हैं, बाहर से इंपोर्ट कराती हैं मशीन्स। तो बाहर से मशीन्स का इंपोर्ट्स वगैरह कराती हैं। तो जब बाहर से मशीन्स का इंपोर्ट्स करेंगे तो पैसे का बाहर आउटफ्लो हो जाएगा, तो उससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो सकता है। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है डिक्लाइन इन फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। डिक्लाइन इन फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, इंडिजिनस गुड्स हैं जो हम बनाते हैं, उनकी फॉरेन कंट्रीज़ में डिमांड गिर गई। उसकी कई वजह हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्वालिटी ख़राब हो गई, या हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सस्ता सामान बना के दे रहे हैं। एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश कह सकते हैं। बांग्लादेश ने हमारा एक्सपोर्ट का बहुत ऐसी की तैसी की है, तो क्योंकि वो बहुत सस्ते में हाई क्वालिटी सामान बना रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी मतलब रईस बंदे को कॉपी करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेप्सी की, कोक की मशहूरियाँ फिल्म स्टार्स करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स करते हैं, और हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और हम भी वही ब्रांडेड सामान ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो हम कॉपी रिच, वी ट्राई टू कॉपी रिच फॉर शो ऑफ। हम ब्रांडेड सामान खरीदते हैं और उसकी वजह से सारे ब्रांड्स तो बाहर के हैं, तो सारा पैसा बाहर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम वो चीज़ें प्रेफर करते हैं ख़रीदना जो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स या कोई महान हस्तियाँ जिनकी मशहूरी करती हैं, और वो सारे फॉरेन की चीज़ें होती हैं जैसे पेप्सी वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, धमाके की स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इस बढ़ी हुई पॉपुलेशन की डिमांड भी तो पूरी करनी है। तो डिमांड पूरी करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, उल्टा इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। जो माल बाहर बेच रहे थे वो विद इन द कंट्री बेचना शुरू कर देंगे और बाहर से इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन इन होम कंट्री, या इन्फ्लेशन सीधा ही लिख सकते हो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन इन होम कंट्री, अगर हमारे कंट्री में महंगाई हो जाए
तो हमारा सामान बाहर तो कोई ख़रीदेगा नहीं, तो इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। इंपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे? हम चाइना वगैरह से सस्ता सामान मंगाना शुरू कर देंगे, और जो एक्सपोर्टर है हमारे कंट्री के वो कहेंगे बाहर क्यों बेचना, विद इन द कंट्री इतना अच्छे रेट पे सामान बिक रहा है तो विद इन द कंट्री ही बेचो। तो इससे भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाती है। तो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो हम फालतू के जो एम्बेसीज़ जो हमने हर जगह खोली हुई हैं, उनके ऊपर जो एम्बेसीज़ जो एक्सपेंशन ऑफ एम्बेसीज़, उनके ऊपर बहुत फालतू खर्चा कर रहे हैं, और इतना फालतू खर्चा हमें नहीं करना चाहिए। तो एक्सपेंशन ऑफ एम्बेसीज़ एंड देयर मेंटेनेंस, वैसे तो आजकल हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री में एम्बेसी बनानी पड़ती है और उनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, तो ये तो ज़रूरी है। बट ये है कि फ़ालतू के एक्सपेंसेस ना खर्चें, क्योंकि जब हम बाहर एम्बेसी खोलेंगे तो उसको फ़ॉरेन डॉलर में पेमेंट करेंगे, उसमें भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बंद कर दो, ठीक है, तो खर्चा कम करो। तो नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब कई कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कि हर तीसरे दिन कोई नई सरकार, हर तीसरे दिन कोई नया रूल, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ कोई नई बात। तो जितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज़, उस कंट्री के लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ या स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं बन पाती। तो वो कंट्री कभी कोई पॉलिसी बना रहा है, कभी कोई पॉलिसी बना रहा है, इस वजह से उनको खुद ही पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। क्योंकि आपको पता हो, ये फिर से खुल गया, चलो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स अपनी कुर्सी बचाने पे ज़्यादा काम करते हैं और देश की तरक्की के लिए आपको पता ही है कि कम काम करते हैं। नेक्स्ट 9th, इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ जाती है बात कि हमें उन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए जो कि इंटरनेशनली हमारे अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हो सकते हैं। जैसे इंडो पाक रिलेशन, इंडिया को जो चीज़ें पाकिस्तान से सस्ती मिलती हैं और पाकिस्तान को जो चीज़ें इंडिया से सस्ती मिलती हैं, मगर कोई ना कोई पंगा पा देते हैं बीच में, कोई लड़ाई पा देते हैं, तो जो हमारे को पाकिस्तान से सस्ता मिलेगा या पाकिस्तान को हमारे से सस्ता मिलेगा, हम दोनों कंट्रीज़ को किसी थर्ड कंट्री से ख़रीदना पड़ता है, उनका फ़ायदा हो जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। इस वजह से भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि किसी और कंट्री से हमें महंगा ख़रीदना पड़ेगा सामान, और हम एक दूसरे के आसपास हैं तो ट्रांसपोर्टेशन तो बचती कम से कम। एंड लास्ट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। चलो इंटरनेशनल रिलेशंस तो इसी में ही आ गए, तो वही वाली बात होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉजेज़ क्या होते हैं डिसइक्विलिब्रियम के। अब हम एक स्टेप और ऊपर जाएंगे और हम लिखेंगे मेजर्स टू करेक्ट, कि इसको सही करने के लिए क्या करें, इसको सही करने के लिए क्या किया जा सकता है। मेजर्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जाए, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ग्रेजुएशन में। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है। सिंपल वर्ड्स में हमें वो काम करने जिससे हमारे इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ताकि बाहर से ज़्यादा पैसा आए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता था प्राइस राइज, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस को थोड़ा फॉल कर दो। जैसे ही प्राइस गिरेगा, हमारा सामान सस्ता होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। बेसिकली इंपोर्ट को नहीं लिखते इसमें, हम ये कहते हैं कि हमारा माल सस्ता होगा तो हमारे माल की डिमांड बाहर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। दूसरा हम कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दो। अगर हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो पहले डॉलर लेके जो अमेरिकन आते थे, मान लो वो 70 रुपीज़ का परचेज़ करते थे, और अब अगर 80 रुपीज़ का परचेज़ करेंगे तो उससे वो ज़्यादा ख़रीद के जाएंगे कंट्री में। तो जितना डॉलर की डिवैल्यू करेंगे उतना एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मगर एक हद तक होती है, अनलिमिटेड तक नहीं हो सकती। और थर्ड पॉइंट फिर हम डिस्कस करते हैं डिस्करेज इंपोर्ट्स। हमें इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहिए। इंपोर्ट्स को डिस्करेज क्यों करना चाहिए? हमें इंपोर्ट्स को डिस्करेज इसलिए करना चाहिए क्योंकि बाहर पैसा ना जाए। तो डिस्करेज करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी जाएँ। इंपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब है हैवी टैक्स लगा दिए जाए जो बाहर से गैर ज़रूरी चीज़ें आ रही हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट कोटाज फिक्स कर दिए जाएँ। इंपोर्ट कोटाज होता है कि हर एक को एक कोटा दे दिया कि भाई इतने करोड़ इतनी क्वांटिटी मंगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। एंड सी इज़ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब वो चीज़ें विद इन द कंट्री बनाना जो पहले बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वी ट्राई टू प्रोड्यूस ऑल दोज थिंग्स विद इन द कंट्री विच वी यूज़ टू इम्पोर्ट। तो जो बाहर से मंगवाते थे वो विद इन द कंट्री बनाने की कोशिश करना, ताकि इंपोर्ट के ऊपर खर्चा कम हो और घर का पैसा घर में ही रह जाए। नेक्स्ट आ जाता है 4th पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं। 4th पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। सरकार को उन कंपनियों को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सिडीज़ वगैरह देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। चाइना करता है, अपनी उन इंडस्ट्रीज़ की मदद करता है जो एक्सपोर्ट्स करती हैं, इसलिए उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें भी इस तरीके का कोई सिस्टम करना चाहिए। फिफ्थ आ जाता है एनकरेज एफडीआई। एफडीआई को एनकरेज करना चाहिए। एफडीआई को एनकरेज करेंगे तभी काम बनेगा। एफडीआई को अगर हमने डिस्करेज कर लिया तो ये काम हमारा तमाम हो जाएगा। तो एफडीआई को लगातार हमें एनकरेज करना है। विदाउट एनकरेजमेंट टू एफडीआई बाहर से पैसा आएगा ही नहीं। और फिर नेक्स्ट आ जाता है अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। हमें फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना है। अगर फॉरेन कैपिटल या फॉरेन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे कंट्री में आएंगे और पैसे खर्च करके जाएंगे, तो हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करो ताकि वो यहाँ आएँ और डॉलर खर्च के जाएँ। और नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑन पॉलिटिकल अलायंस, या अपनी पॉलिटिकल अलायंस को चेक करें कि हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस किन किन कंट्री के साथ हैं और किन किन के साथ होने चाहिए। उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ जिसमें हमें ट्रेड में फ़ायदा हो सकता है। जैसे अगर हमें सस्ता सामान किसी भी कंट्री के साथ मिलता है तो उससे लड़ाई करने का क्या फ़ायदा, उससे सामान लेना चाहिए और अपने अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस बनाने चाहिए। तो अगर हम किसी और से ख़रीदेंगे तो वो डबल रेट पे मिलेगा। इससे तो अच्छा जिससे हमें सस्ता मिल रहा है उससे हम एक अच्छा काम कराएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिड्यूस नॉन इसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम फालतू के टूर ना लगाते रहें बाहर। हम तो घूमने चले जाते हैं या हनीमून मनाने चले जाते हैं या कुछ फालतू में घूमने चले जाते हैं और सारा पैसा बाहर लुटा के आ जाते हैं। तो जो डॉलर बेचारे हमने कमाए होते हैं वो वैसे ही उड़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे करते हैं। हर तीसरे दिन किसी बाहर के मुल्क में चले जाते हैं सरकारी पैसे पे, और सारा वो टैक्स का पैसा होता है और वो बाहर जाके घूम फिर के शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो जितने भी नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रिप्स हैं उनको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टू एनकरेज यूज़ ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। जो घर के बने गुड्स हैं, जो विद इन द कंट्री गुड्स हैं, उनको एनकरेज करने की कोशिश करें रैदर देन किसी और कंट्री के गुड्स को खरीदते फिरें हम। ठीक है, तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो अपना मतलब गुड यूज़ करें और बाहर के गुड्स को कम से कम इस्तेमाल करें और जो ज़रूरी है उसे ही इस्तेमाल करें और लग्जूरियस आइटम्स पे इतना ज़्यादा ना उड़ाएं। तो घर का पैसा घर में ही रहेगा ना, कीपिंग मनी एट होम। तो ये जो था मैंने सारा का सारा आपको करवा दिया। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए जो मेरे पास पड़े होते हैं हर एक टॉपिक के, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF नोट्स आपको इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, लॉ के मिल जाएंगे, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो मैं नहीं लिख रहा, जैसे सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, इन सब के मिल जाएंगे। नोट्स मेरे पास PDF फॉर्म में पड़े हैं, बस आपको कांटेक्ट करना है जो मेरा नंबर है। और आई होप कि जल्द ही मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा एक नए टॉपिक पे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।